नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत की राज व्यवस्था। तो भारत की राज व्यवस्था में हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम कल की 2 क्लासों में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था, जो मौलिक अधिकार, तो उसको अभी तक वो उसी की अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपन मौलिक अधिकार की। तो आज मौलिक अधिकार में हमने जैसे 3 अधिकार के बारे में पढ़ लिया था, 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। आज जो बाकी के 3 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। तो मौलिक अधिकार जैसे हमने कल उससे पहले बात की थी, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और एक बात करने वाले अपना धार्मिक अधिकार। तो धार्मिक अधिकार की बात करें तो ये अधिकार चौथा अधिकार। 3 अधिकार कौन से बात की थी अपन ने? समता का या समानता का अधिकार। वही बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, और एक था मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अपना चौथा अधिकार है धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार, इस अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका विवरण है। इसमें बात करें तो अनुच्छेद 25 में हम जानेंगे। अनुच्छेद 25 की बात करें तो जो भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को ग्रहण करने या अपनाने की स्वतंत्रता दी। मतलब वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि वो लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए, मतलब इन चीज़ों का वो ध्यान रखे और उसी के अंतर्गत वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, या फिर वो किसी भी धर्म को मानने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। इसमें एक बात आपको नोट करके ध्यान रखनी है, वो ऐसा कि कोई भी व्यक्ति अब जैसे मान लो इसमें जैसे आपने कहा धर्म परिवर्तन होता है। तो ये धर्म परिवर्तन होता है ना, तो ये धर्म परिवर्तन होना भी इसके अंतर्गत ही रखा गया है। मतलब धर्म परिवर्तन, कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, वो भी अनुच्छेद 25 के तहत ही आता है। लेकिन ये इसमें एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो वो किसी भी लोभ में, किसी भी प्रकार का लोभ ना हो उसको, साथ ही वो किसी भी दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए धर्म परिवर्तन करता है तो उसको इसके अंतर्गत ही माना जाएगा, एक इसका ही अंतर्गत माना जाएगा। और एक बात इसमें और ध्यान रख सकते हैं अपन कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इसमें एक वाद हुआ था निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2016। ये बात, इसमें क्या कहा गया कि जैन धर्म में एक वित्तीय संलेखन या संतारा, संलेखन विद्या, संतारा विद्या क्या होती है कि जैन धर्म में क्या होता है कि भूखे प्यास से रहकर अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भूखे प्यासे रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भूखे प्यासे रहते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। कैसे? भूख प्यास से, बिल्कुल कुछ खाए पिए बिना, तो उसे संलेखन विधि कहते हैं। तो इसको पहले एक अपराध माना गया था, उसको इसमें नहीं माना गया था, लेकिन ये निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2016 बाद था। इसमें क्या किया गया कि इसको भी छूट प्रदान कर दी गई, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे मान सकते प्रतिबंध रखा गया है कि वो किसी भी बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। बाकी इसमें छूट प्रदान कर दी गई थी। ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में हमने क्या जाना कि वो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की अनुमति है। वो कोई किसी भी प्रकार का धर्म ग्रहण कर सकता है, धर्म से जुड़ सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26।
अब अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में किसी भी व्यक्ति को मतलब अपनी धार्मिक संस्था या संगठन, कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था या संगठन को मान सकता है, अपनी धार्मिक संगठन बना सकता है, अपने धर्म की संगठन बना सकता है, साथ ही उसकी संस्था भी बना सकता है। तो अनुच्छेद 26 में कहा गया। अनुच्छेद 25 में क्या था? अनुच्छेद 25 में था कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन अनुच्छेद 26 में वो किसी भी धर्म की अपने धर्म का संगठन बना सकता है, साथ में उसकी संस्था बना सकता है, उससे जुड़ सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है, उसके लिए चल और अचल संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 और 25 इन दोनों को हम जोड़ के एक चीज जान सकते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 25 एंड 26, इन दोनों को एक बात यहाँ पे रख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 है ना, अनुच्छेद 25 को हम किस व्यक्ति की, जो प्रत्येक व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो एक व्यक्तिगत धार्मिक हितों की रक्षा करता है अनुच्छेद 25। वही बात करें तो जो अनुच्छेद 26 है वो व्यक्ति की सामूहिक धार्मिक हितों की रक्षा करता है। मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से आ जाए तो अनुच्छेद 25 और सामूहिक रूप से आ जाए तो अनुच्छेद 26। इसका भी थोड़ा आपको अंतर करके ध्यान रखना, अगर कोई डीपली जाता है तो वो इतना यहाँ पे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो ये थी बात। और साथ में अब हम बात करते हैं जो आगे का अनुच्छेद, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 की बात करें तो जो अनुच्छेद 27 है, इस अनुच्छेद 27 की बात करें हम तो जैसे अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 मतलब अनुच्छेद, जैसे हमने दो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा कि एक तो 25 अनुच्छेद 25 में क्या है कि वो व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में वो किसी प्रकार का संगठन बना सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 27 में है कि जो मतलब जो भी कह सकते हैं हम, जैसे कि कर मतलब धार्मिक करों पे निषेध, ऐसे कह सकते हैं धार्मिक करों पर निषेध, धार्मिक करों से मतलब है कि अगर कोई भी संस्था, कोई भी जो धार्मिक संस्था है वो किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेती है। दूसरी बात, पहली बात तो किसी धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेती है, किसी का प्रकार का कर नहीं लगा सकता। और अगर कोई दान दक्षिणा देता है तो उस पर भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। इसमें आपको एक बात नोट करके ध्यान रखनी कि जो धार्मिक शुल्क होता है ना, धार्मिक शुल्क, उसको उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, उसे किसी कर में नहीं माना जाएगा। ये धार्मिक शुल्क अलग चीज होती है। बाकी जो धार्मिक करों पर रोक लगाई गई है इस अनुच्छेद के तहत। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 की बात करें तो किसी भी मतलब शिक्षण संस्थाओं या गैर सरकारी संस्थाएं हुई या जो सरकार सहायता कर रही है वो संस्थाएं हुई या सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ संस्थाएं जैसे शिक्षण संस्थाएं, उन सभी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी भी धर्म की शिक्षा वहां पे नहीं दी जाएगी। तो यह अनुच्छेद 28 की बात है। अब हम अगला अपना अनुच्छेद पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपना जो अगला, अब हम बात करते हैं अपना अगला 5वां जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। संस्कृति एंड
शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 29 और 30, दो अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक, व्यक्ति नहीं रहेगा इसमें, नागरिक, ध्यान रखना है ये बात को। भारत का कोई भी नागरिक हो जो मतलब उसको अपनी धर्म, उसकी जो भाषा, लिपि और संस्कृति है उसको बचाए रखने का, जो उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति है उसको बचाए रखने का, मतलब बचाए रखने का प्रावधान है, उसको अधिकार, वो उसको बचा सकता है, उसका अधिकार उसको दिया गया है। इसी के तहत हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक जो भी शिक्षण संस्था है उनमें प्रवेश पर भी उसको रोक नहीं लगाई जा सकती भाषा, मूल धर्म के आधार पर उस पर। तो इसमें क्या है कि मतलब संस्कृति को बचाए रखना, भाषा, किसी भी व्यक्ति की नागरिक की भाषा, लिपि एंड संस्कृति को बचाए रखना। ठीक है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 इसी का, जो पांचों मौलिक अधिकार उसका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 की बात करें तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे कि हम अल्पसंख्यक समुदाय में कह सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू के बाद मुसलमान, तो मुसलमान कुछ अल्पसंख्यक हो सकते हैं या ईसाई। तो इन सभी को क्या है कि जो अल्पसंख्यक धर्म है उन धर्मों को, अल्पसंख्यक धर्मों को या अल्पसंख्यक कोई भी लोग कह सकते हो, लोग या जाति जो भी, उनको अपनी भाषा लिपि के अनुसार, भाषा लिपि के अनुसार मतलब अपनी शिक्षण संस्थाएं, मतलब अपनी जो शिक्षा दे सके, अपनी भाषा में शिक्षा दे सके, ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का उनको अधिकार दिया गया है। मतलब वो अपनी भाषा लिपि के अनुसार शिक्षा देने के लिए उनको संस्थाएं स्थापित कर सके और अल्पसंख्यकों के अधिकार दिया। जैसे मदरसा होता है जिसमें उर्दू भाषा पे जोर दिया जाता है, तो ये मदरसा एक इसी अनुच्छेद 30 के तहत ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। तो हमने पढ़ा जो 5 अनुच्छेद पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या, जो मौलिक अधिकार है, हमने 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकार पढ़ लिया। यहाँ पे जो लास्ट है मौलिक अधिकार, 6वां मौलिक अधिकार, उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। जैसे अनुच्छेद 21 कहाँ पे, अनुच्छेद 31 कहाँ पे गया आपने, जैसे अनुच्छेद 30 के बाद सीधा अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 31 की हमने बात करी थी कि जो संपत्ति का अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का, तो वो अनुच्छेद 32 में था। उसको 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, तो वो उसी के साथ वहीं से हट गया था और वो कानूनी अधिकार पर डाल दिया गया था। तो अब अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के बारे में सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखनी है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्होंने क्या किया कि जो 32वां अनुच्छेद था, इसको मतलब संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि हृदय भी कहा। इन्होंने संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि इसको संविधान का हृदय भी कहा। ठीक है। और इसके बाद में जो एक व्यक्ति हुए थे, गजेंद्र गडकर। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो ये अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 ये प्रजातांत्रिक भवन है ना, इसको प्रजातांत्रिक भवन है, उसकी आधारशिला है। अनुच्छेद 32 आधारशिला
ठीक है। अनुच्छेद 32 को इसने इसको आधारशिला माना। अब जो अनुच्छेद 32 में इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में है कि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए, बाकी जो सभी जो 5 मौलिक अधिकार थे, उन सभी के मतलब तहत वो रीट जारी की जा सकती है। अगर इनका उल्लंघन होता है, इनकी अवमानना होती है इन मौलिक अधिकारों की, जो बाकी मौलिक अधिकार है, अगर उनकी अवमानना होती है, उनको माना नहीं जाता, तो इस पर वो रीट जारी की जा सकती है। तो ये रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। तो रीट जारी करना, रीट जारी करना, ये रीट जारी कोई भी कर सकता है, संसद भी कर सकती है, अनुच्छेद 32। ठीक है। अब रीट कितने प्रकार की जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रीट, 5 प्रकार की रीट, 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। अब 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड, प्रतिषेध परमादेश। फोर्थ, इसको अपन सेकंड नंबर पे भी रख सकते हैं, इनको ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा परमादेश को पहले रख सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेषण भी बोल सकते हैं। और 5वीं है अधिकार पर्चा। ठीक है। इनके अर्थ भी जान सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर, इनके अर्थ सशरीर पेश करना या प्रस्तुत करना। ठीक है। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है। और प्रतिषेध से मतलब रोकना। उत्प्रेक्षण से मतलब सूचना देना। और अधिकार पर्चा से मतलब है किस अधिकार से, किस अधिकार से, इनका अर्थ होता है। तो ये 5 प्रकार की रीट, 5 प्रकार की रीट जो मतलब यहाँ पे उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी जारी की जा सकती है। ये 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। अगर जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होता है या उनकी अवमानना होती है, तो उसके विरोध में 5 रीट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये 5 रीट के बारे में इनका हमने देखा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिनका अर्थ होता है सशरीर पेश करना। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते। प्रतिषेध, रोक, इसका मतलब है रोकना। उत्प्रेक्षण, इसका मतलब है सूचना देना। और अधिकार पर्चा, इसका मतलब है किस अधिकार से। अब इनका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी गैर कानूनी या अवैध रूप से, गैर कानूनी या अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके खिलाफ वो रीट जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली। और ये रीट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? इस हिसाब से ये रीट मान लो किसी राज्य या किसी व्यक्ति, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यह था। सेकंड थी हमारी परमादेश। परमादेश से मतलब हम आदेश देते हैं। मतलब कोई भी लोक सेवक, लोक कारक या लोक सेवक, जैसे कोई भी अधिकारी पक्ष अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो, तो उसके कर्तव्य का पालन कराने के लिए उसे परमादेश रीट उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय था, उसको हमने सक्रिय कर दिया। इस रीट को ऐसे भी जाना जाता है। तीसरी थी प्रतिषेध। प्रतिषेध से मतलब है रोकना। प्रतिषेध से मतलब जो उच्चतम न्यायालय होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट न्यायालय उनको, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उच्चतर न्यायालय होते हैं वो जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है उन सभी को ये रीट जारी करते, तो वो उनको ये रीट जारी करते और उसमें
मतलब उनको पूछा जाता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा हो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, तो उनके खिलाफ ये रीट जारी की जा सकती है। प्रतिशत, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट है, ये भी उच्चतर न्यायालय अपने क्या होते हैं कि जो अधितर अपने निस्तम न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनके खिलाफ जारी की जा सकती है। और उनको उनके जो सुनवाई का मामला है उसको सुनवाई के दौरान ही जारी की जाती है, सुनवाई के बाद या उसके बाद पहले, तो उसके बाद और उनके बाद जो मामला वो अपने पास मंगा सकता है उच्चतर न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों का जो भी है, ठीक है। अब एक अधिकार पर्चा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब कोई भी लोक सेवक, कोई लोक सेवक नहीं है लेकिन वो किसी भी लोक सेवक की आड़ में एक अलग झूठा मतलब ऐसे मान लो कोई 2 मिनट के लिए अपन समझ सके, कोई मान लो पुलिस वाला नहीं है लेकिन वो पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा है, तो उसको पूछा जा सकता है कि तूने किस अधिकार से इस वर्दी को पहना। तो ये वाली बात है, इसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये है कि किस अधिकार से, तो ये अधिकार पर्चा। तो ये 5 प्रकार की रीट थी जो जारी की जा सकती है। अब हम मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ तथ्यों को यहाँ पे गौर करते हैं, कुछ तथ्यों के बारे में। बाकी जो मौलिक अधिकार थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं हमारे 6 के 6। तो हम कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, हम पढ़ लेते कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन। किस किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है? तो जैसे हमने अनुच्छेद 352 है उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल, अभी राष्ट्रीय का आपातकाल क्या है इसके बारे में तो हम जो राष्ट्रीय का आपातकाल और अनुच्छेद पढ़ेंगे राष्ट्रपति तब हम जानेंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। तो उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो एक अनुच्छेद 358 आता है। इस 358 में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल इस काल के दौरान क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि जो अनुच्छेद 19 है, 19 ये क्या है कि स्वतः मतलब ये क्या है कि जब भी अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद 19 है वो स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा तो ये स्वतः प्रभावी हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात अनुच्छेद 358 में बताई गई है। तो हम ये मौलिक अधिकारों के निलंबन के तहत इसको जान सकते हैं। एक बात आपको ये और ध्यान रखनी कि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रपति और कोई भी अधिकारों को निलंबन करेगा तो उसके लिए आदेश जारी करेगा और आपातकाल हटने के बाद उस आदेश वापस उनको प्रभावी करने के लिए आदेश जारी करेगा। सिर्फ इतनी सी बात इसमें बताई गई है। आप ऐसे समझ सकते हो अनुच्छेद 359 है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी अनुच्छेद को मतलब निलंबन करेगा तो 20 से 21 को वो निलंबन नहीं कर सकता। बाकी इन दोनों अनुच्छेदों के अलावा अगर वो किसी को भी निलंबन करेगा, मतलब किसी भी अनुच्छेद को वो निलंबन करना चाहे तो वो कर सकता है मौलिक अधिकारों को। उसके लिए उसको क्या करने का आदेश जारी करना पड़ेगा और वापस उसको प्रभावी करने के लिए भी उसको एक आदेश जारी करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर एक बात और है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह, एक आपको नोट करके बात ध्यान रखनी है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाओ तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये तीनों का निलंबन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से अधिकार या अनुच्छेद है कि जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद हमारे 15, 16,
19 एक मिनट 14 15 19 29 और 30। ठीक है, ये कुछ अधिकार है जो सिर्फ ओनली और भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ये निलंबन से संबंधित कुछ थे कि जो अनुच्छेद मतलब जो भी अधिकार थे मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद, उनमें किन में निलंबन किया जा सकता है, तो उनके निलंबित होने की कुछ प्रक्रिया थी जो मैं यहाँ पे जाना। उसके बाद में हम कुछ और यहाँ पे एक जो अनुच्छेद जो भाग 3 है, हम आज जो हमारा भाग 3 है, जो संविधान का भाग 3 है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, तो हमने 32 अनुच्छेद तक पढ़ लिया। तो उसके यहाँ पे जो भाग 3 के कुछ 3 अनुच्छेद बच गए थे, उनके भी बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते। बाकी एग्जाम में इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपन को थोड़ी सी नॉलेज रखना इसके बारे में जरूरी है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि कोई भी मतलब जैसे कि पुलिस, अर्धसैनिक बल हुआ, कुछ मतलब एजेंसियां हुई, जैसे हम कह सकते हैं संचार से जुड़ी एजेंसियां या कुछ ब्यूरोक्रेसी एजेंसियां, इन सभी के प्रति मौलिक अधिकार मतलब सीमित रखे जाएंगे। इनके लिए मौलिक अधिकारों को एक तरह से सीमित रखा गया है। अब वो सीमित क्यों रखा गया है, इसका कारण ये है कि वो एक अपने कार्य पे एक पूरी तरह से अपना मन लगाकर काम कर सके, मतलब उनको उन अधिकारों में के झंझट से दूर रखा गया है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 की बात करें तो ये मार्शल लॉ, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, सैन्य शासन। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की बात की गई है, सैन्य शासन। सैन्य शासन के दौरान ये जो मौलिक अधिकार है ये प्रभावी नहीं रहेंगे, मतलब एक तरह से लागू नहीं रहेंगे, एक सीमित रहेगा, इनका दायरा सीमित रहेगा। अब मार्शल लॉ का कोई अर्थ डिफाइन नहीं किया गया हमारे संविधान में, लेकिन इसका जो कई ब्रिटेन से लिया गया है शब्द, तो ब्रिटेन में इसका अर्थ है सैन्य शासन। सैन्य शासन से मतलब है कि कभी कभी जो हमारी देश का शासन सेना को भी चलाना पड़ सकता है, हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी हो जाए सेना को भी शासन चलाना पड़ जाए, तो उस दिन ये मौलिक अधिकार एक तरह से सीमित रहेगी। एक अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, ऐसे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद विधि बना सकती है। विधि से अर्थ है हमारा कानून बना सकती है। ठीक है, ये कुछ मौलिक अधिकार से जुड़ी हमने कुछ डिस्कस किया यहाँ पे, और अब जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक है यहीं पे हमारा खत्म होता है। तो अब आगे हम नया टॉपिक है नीति निर्देशकता, तो जो पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी राजस्थान पुलिस की या सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहा है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो पॉलिटी की क्लासें और भी जो हमारे चैनल से जुड़ी और भी क्लासें हैं वो सभी ले पाए। और तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।